हाय, कैसे हैं आप सब? आज हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर एसबीसी इस सब्जेक्ट के अमेंडमेंट समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में, अपनी नोट्स में जो कुछ भी प्रोवाइड किया है वो सब अमेंडेड है, अपडेटेड है। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले हमें रीसेंट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी देखकर जाने चाहिए। इसलिए आज मैं आपको एसबीसी के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो समझाने जा रही हूँ। साथ ही हम आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट इश्यू किया है वो भी कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको उसी सीक्वेंस में अमेंडमेंट ले रही हूँ जिस सीक्वेंस में आपके मॉड्यूल्स में लेसन्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स फॉर एसबीसी। आपके मॉड्यूल का लेसन नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हमने अलग अलग तरह की कंपनीज के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था बेसिकली कंपनीज 3 ही तरह की होती हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑल्दो कंपनीज को लायबिलिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। कंपनी मे बी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मे बी क्लासिफाइड एज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल और विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कुल मिलाकर कंपनीज 3 ही तरह की होती हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हाँ, हम उन्हें फर्दर लायबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई जरूर करते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी काम किस तरह का करती है, बिजनेस कौन सा है, कंपनी में किसका कितना होल्डिंग है, कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बेसिस पे भी कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है। बहुत तरह की कंपनी समझी थी हमने, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, बहुत तरह की कंपनी समझी थी। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज में अब हमने ये देखना है कौन कौन सी कंपनीज के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं। लेसन नंबर 2 में जो कंपनीज कवर्ड हैं उनके अमेंडमेंट्स हम यहां देख रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है, याद आ रहा है आपको? हाँ, अब तक आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है फॉरेन कंपनी को। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, फिजिकल मैनर में या इलेक्ट्रॉनिक मैनर में अगर प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है, इस तरह की कंपनी को कहा जाता है फॉरेन कंपनी। कंपनी किसी भी तरह से अगर इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर रही है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड है, तब उसे कहा जाता है फॉरेन कंपनी। सिंपली अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज नोन एज फॉरेन कंपनी। क्योंकि कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बाहर रजिस्टर्ड है, इसलिए उस कंपनी पे जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन कंपनी ने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेट किया हुआ होता है, इसलिए कंपनी को अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रजिस्टर भी करवाना होता है। जब इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तब हमारा लॉ भी उस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और उस कंपनी को क्या कहा जाता है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंप्लीट चैप्टर इंक्लूड किया गया है, चैप्टर नंबर 22। कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 22 में अंडर सेक्शन 379 टू 393A फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस अगर कहीं कोई कॉन्ट्रावीन कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 392 में इंक्लूड किया गया है। अब
फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन पे जो पनिशमेंट है उसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस अगर कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, अब क्या पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा वो देखते हैं हम। अमेंडेड प्रोविजन है। सेक्शन 392 की हेडिंग ये है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 391। सेक्शन 391 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको तोड़े बिना ये देखना है कि अगर फॉरेन कंपनी ने कोई प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन किए, फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में चैप्टर 22 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर उन्हें कॉन्ट्रावीन किया, then foreign company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees। मिनिमम पनिशमेंट इंपोज होगा फॉरेन कंपनी पे 1 लाख रुपीज, बट इट मे एक्सटेंड टू रुपीज 3 लाख। एंड अगर ऑफेंस वो कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म होता रहता है, एडिशनल फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, 50,000 रुपीज तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एवरी डे जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में जो ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे उन पे भी पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000। मिनिमम पनिशमेंट ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे इंपोज किया जा सकेगा 25,000 रुपीज एंड सच फाइन में एक्सटेंड टू रुपीज 5 लाख। पहले यहाँ पे और विद बोथ भी हुआ करता था, अब वो खत्म किया जा चुका है। तो पहले इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन था अब वो खत्म किया जा चुका है, तो यहाँ पे पनिशमेंट में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाने का चांस भी ज्यादा है क्योंकि ये प्रोविजन 21 दिसंबर 2020 से इफेक्ट में लाया जा चुका है। तो हमने याद रखना है कि अगर फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन किए जा रहे हैं, पनिशमेंट फॉरेन कंपनी पे कितना इंपोज किया जा सकेगा और उस फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे कितना पनिशमेंट इंपोज किया जा सकेगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करना चाहे फॉरेन कंपनी को ये प्रोविजन से, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। अंडर सेक्शन 393A एग्जाम्पशंस इंसर्ट की गई है। ये एग्जाम्पशंस इफेक्ट में लाई गई हैं 22 जनवरी 2021 से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करते हुए एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी को, या अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, where the company has or has not established or formed may or may not establish a place of business in India। अगर कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हो गई है, इंडिया में अभी तक अगर प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेट नहीं किया है, लोकेट करने वाली है, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को एग्जाम्प्ट कर सकेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करने की पावर कहाँ इंक्लूड की गई है, यहाँ सेक्शन 393A में। तो फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में 2 अमेंडमेंट्स याद रखने हैं हमने। अंडर सेक्शन 392 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर कहीं को डिफॉल्ट हो जाती है पनिशमेंट क्या इंपोज किया जा सकेगा, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 393A फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पशन देने की। लेसन 2 में हमने निधि कंपनी के प्रोविजंस भी समझे थे। निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में भी अमेंडमेंट है। निधि कंपनी, बहुत डिटेल प्रोविजंस हैं हमारे कोर्स में। निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट रूल्स 2019 में आ गए थे और वहीं पे रूल नंबर 3 सब रूल 1 क्लॉज DA में निधि कंपनी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था। कई बार बच्चे निधि कंपनी के प्रोविजंस पढ़ लेने के बाद पूछते हैं मैम निधि कंपनी होती क्या है। सिंपली निधि कंपनी का मतलब वो कंपनी जो अपने मेंबर्स से फंड लेती है, फंड मनी जिसको निधि भी कहते हैं, वो कंपनी जो अपने मेंबर से
निधि कलेक्ट कर सकती है और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए निधि अप्लाई कर सकती है, उस कंपनी को कहा जाता है निधि कंपनी। अब अमेंडमेंट रूल्स में प्रॉपरली जहां निधि कंपनी को डिफाइन किया गया है, हम एक नजर उस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। निधि का मतलब निधि कंपनी। निधि मीन्स a company which has been incorporated as a nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, receiving deposits from members से deposit receive करती है and lending to its members only। निधि कंपनी किसी आउटसाइडर को उधार नहीं दे सकती है, निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही उधार दे सकती है फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। एंड निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं, वो रूल्स निधि कंपनी को प्रॉपरली कंप्लाई करने होते हैं। निधि कंपनी को टाइम टू टाइम रिटर्न भी फाइल करने होते हैं। डिटेल में हमने जहां कोर्स कवर किया था वहां सारे प्रोविजंस पढ़ चुके हैं हम। अब निधि कंपनी की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि अमेंडेड है प्रोविजन, बता दिया, अब याद करके जाएंगे एग्जाम में। कंपनीज एक्ट का एक ही तो सेक्शन अप्लाई होता है निधि कंपनी के लिए, सेक्शन नंबर 406। तो निधि कंपनी के प्रोविजंस जहां हमने याद करने होते हैं, सेक्शन नंबर बहुत आसान है, सेक्शन 406, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर नंबर 26 में कवर किया गया। इसी लेसन नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज में नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोड्यूसर कंपनी के रिस्पेक्ट में। प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कंपनीज एक्ट 1956 के साथ अलग से एक पार्ट ऐड किया गया था, अटैच किया गया था प्रोड्यूसर कंपनी के लिए ईयर 2002 में। बाद में जब कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया, कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोड्यूसर कंपनी के जो प्रोविजंस थे, उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के साथ एक अनेक्जर के तौर पे लगा दिया गया। दैट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 के अटैचमेंट में प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस थे। अब जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के रिस्पेक्ट में जब हम हमेशा बोलते हैं कि 29 चैप्टर्स के साथ कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां एक और चैप्टर अब ऐड हो गया है, चैप्टर नंबर 21A। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 में 29 नहीं, टोटल 30 चैप्टर्स हो गए हैं। प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस अब कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया चैप्टर बनाते हुए उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनेक्जर में प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस हैं। अब कहाँ है? चैप्टर नंबर 21A में प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस हैं। चैप्टर नंबर 21A में बहुत सारे सेक्शंस प्रोड्यूसर कंपनी के रिस्पेक्ट में इंक्लूड किए गए। सेक्शन नंबर याद करना चाहेंगे आप? करने भी चाहिए। सेक्शन 378A2, सेक्शन 378, सेक्शन 378A से लेकर 378ZU तक, इतने सारे सेक्शंस में प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं। अब प्रोड्यूसर कंपनी कहते किसको है? सेक्शन 378 सबसेक्शन 1 में प्रोड्यूसर कंपनी को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन कहती है कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है इस पर्पस से, जो पर्पस 378B में लिखे हैं। डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि सेक्शन 378B में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई कंपनी रजिस्टर होती है वो कहलाती है प्रोड्यूसर कंपनी। ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो प्रोड्यूसर कंपनी को एक बार हम रिकॉल ही कर लेते हैं। अमेंडमेंट तो सिर्फ इतना सा है कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया चैप्टर नंबर 21A इंसर्ट करते हुए प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। बट जब हम अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी सिंपली याद करो आप
कि वो कंपनी जो प्राइमरी प्रोड्यूस और प्राइमरी प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटी के साथ रजिस्टर होती है उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर कंपनी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्राइमरी प्रोड्यूस रिलेटेड यानी बीज, खाद, कल्टीवेशन, प्रोक्योरमेंट, ये सप्लाई करना, ये मैन्युफैक्चर करना, उससे रिलेटेड मशीनरी बनाने के लिए कंपनी बनानी है, या प्राइमरी प्रोड्यूस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए आप एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो या उन्हें फाइनेंस करना चाहते हो या उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं 378B में, और उनमें से वन और मोर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हो देन उस कंपनी को कहा जाता है प्रोड्यूसर कंपनी। और प्रोड्यूसर कंपनी के नाम के साथ सफिक्स यूज होता है प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड, 1% कंपनी के नाम के साथ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी लगाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से प्रोड्यूसर कंपनी के नाम के साथ सफिक्स यूज होता है एंड में वर्ड यूज होता है प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डिटेल में हमने नोट्स में से समझा हुआ है, लेक्चर भी अच्छे से समझा हुआ है, तो आप प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन जरूर याद करके जाइएगा। ये हमने लेसन 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो देख लिए हैं, समझ लिए हैं, याद रहेंगे हमको। फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। हाँ, प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोविजंस में इंटरनली कोई चेंज नहीं है। हाँ, प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट जो कंपनीज एक्ट के बाहर था कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 21A में इंक्लूड हो गया। अब हम लेसन नंबर 3 में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी समझ लेते हैं। लेसन 3 जिसमें हमने मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी समझा था। हेडिंग क्या है इसकी? चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज। याद आ रहा है आपको हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, जिसमें कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है। Memorandum means memorandum of association of a company originally framed or altered from time to time. Memorandum में कुछ कंटेंट्स कवर किए जाते हैं। मेमोरेंडम में जो कंटेंट्स कवर किए जाते हैं सेक्शन 4 में लिखा है। सबसे पहले लिखा जाता है कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी कौन कौन सा बिजनेस करेगी, लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी किस तरह की होगी। देन उसके बाद क्या लिखते हैं हम लायबिलिटी क्लॉज के बाद? मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हो रही है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं। देन लिखा जाता है एसोसिएशन क्लॉज में कि कौन कौन से पर्संस कंपनी के साथ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिनिमम सब्सक्राइबर्स के तौर पे एसोसिएट हो रहे हैं। हाँ, 1% कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने नॉमिनी की डिटेल भी कवर करनी होती है। जो सिंगल पर्सन होगा मेंबर, उसका नॉमिनी कौन होगा वो भी लिखा जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए अगर आप सिर्फ सेक्शन नंबर 4 याद कर लें बहुत है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये जो क्लॉजेस कवर किए होते हैं, मेमोरेंडम के क्लॉजेस को ऑल्टर भी किया जा सकता है। ये तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस को जहां हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट क्लॉज में जहां कंपनी का नाम लिखा होता है, नेम क्लॉज, द नेम ऑफ द कंपनी इज, और उसके बाद कंपनी का नाम लिखते हैं हम। अब कंपनी का नाम अगर हम बाद में चेंज करना चाहते हैं, कंपनी बन गई है, बिजनेस कर रही है, बाद में अगर हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस प्रोविजन ही कंप्लाई करने होते हैं, नाम तो चेंज किया ही जा सकता है। कंपनी का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं? खुद चाहकर चेंज कर सकते हैं, वॉलंटरली कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमने कंपनी का जो नाम रखा उससे कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमें लग रहा है नाम सही नहीं है, या किसी ज्योतिष ने कहा कि ये नाम आपकी कंपनी के लिए टेस्ट नहीं रहा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा सकते आप ये नाम रखते हुए, तो भी नाम चेंज कर लेते। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं
अब अगर हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, खुद चाहकर वॉलंटरली कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रोविजंस कंप्लाई करने होंगे। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है, वो हम फॉलो कर लेंगे। तो कंपनी का नाम हम खुद चाहकर चेंज कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हो कंपनी का नाम चेंज करने के लिए। अगर हमारी कंपनी का नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता रजिस्टर हो गया है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता रजिस्टर हो गया है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कह सकती है कि आप कंपनी का नाम चेंज कीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कंपनी का नाम चेंज करने को कहा है, करना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमें कंपनी का नाम चेंज करने को कहा है, अगर हमारी कंपनी का नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मिलता जुलता है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ मिलता जुलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को कहा है कि आप कंपनी का नाम चेंज कीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे तो हमने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना होगा, रेक्टिफाई करना ही होगा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद कंपनी का नाम चेंज नहीं करते हैं, पनिशमेंट तो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे प्रोविजन कुछ अमेंड किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के बावजूद, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज नहीं किया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को नया नाम अलॉट कर सकती है। कहा था नाम चेंज करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था चेंज करने के लिए, फिर भी अगर हमने कंपनी का नाम चेंज नहीं किया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को नया नाम अलॉट कर सकती है, और रजिस्ट्रार कंपनी के लिए वो नया नाम इंसर्ट कर लेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। तो अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद कंपनी का नाम चेंज नहीं किया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया नाम हमें अलॉट कर दिया है कंपनी के लिए, हमें वो मानना पड़ेगा। अब एक बार तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलॉटेड नेम मानना पड़ेगा और उस नाम से ही हमारी कंपनी मानी जाएगी, उसी नाम से बिजनेस करेगी। हाँ, लेकिन रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को नया नाम अलॉट कर दिया, रजिस्ट्रार ने वो नया नाम आपकी कंपनी के लिए रजिस्टर कर लिया, लेकिन बाद में अगर आप वो नाम चेंज करना चाहो कर सकते हो। Nothing shall prevent a company from subsequently changing its name. बाद में अगर कंपनी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलॉटेड नेम के बजाय कोई और नाम अब रखना चाहती है, तो कंपनी प्रॉपर प्रोविजंस जो सेक्शन 13 में ऑल्टरेशन ऑफ नेम के लिए दिए गए हैं, उनको कंप्लाई करते हुए नाम चेंज भी कर सकेगी। सिंपली वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानती हैं, उनके लिए प्रोविजन अमेंड किया गया। समझ आया है? लेसन नंबर 4, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। इस लेसन में भी हमने कुछ तरह की कंपनीज के बारे में समझा था। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया गया है। अब अमेंडमेंट समझने से पहले देखें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी क्या। स्मॉल कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 में डिफाइन किया गया है। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी तो नहीं होगी, क्या है? अदर देन पब्लिक कंपनी। जो कंपनी पब्लिक कंपनी तो नहीं है, जो कंपनी पब्लिक कंपनी तो नहीं है, वही कहलाएगी स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी आ सकते हैं। वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं है, उस तरह की कंपनी को कहा जाता है स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 जहां स्मॉल कंपनी को डिफाइन करता है। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। Small company means a company other than public company where paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh or turnover does not exceed rupees 2 crore of immediately preceding financial year। पढ़ा था ये हमने।
हाँ, आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये लिमिट्स इंक्रीज करना चाहे कर सकती थी, अभी भी कर सकती है। यहाँ ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख के बजाय अब कर दिया गया है 2 करोड़ रुपीस, और ये टर्नओवर जो 2 करोड़ रुपीस था इसकी जगह कर दिया गया है 20 करोड़ रुपीस। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अब हम कैसे रीड करेंगे? स्मॉल कंपनी मीन्स a company other than public company which has its paid up share capital not more than ₹2 करोड़, यानी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी, एंड टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होगा, वो कंपनी कहलाएगी स्मॉल कंपनी। हाँ, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 3 तरह की कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती है, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, ये तो पता है आपको। सेक्शन 8 कंपनी एंड स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती हैं। होल्डिंग सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बस स्पेशल एक्ट, ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जब लिखेंगे तो जहां पहले आपने पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख याद किया था वहां याद करना है 2 करोड़ रुपीस, और जहां टर्नओवर आपको मैंने 2 करोड़ याद करवाया था उसकी जगह आप याद करना है आपको 20 करोड़ रुपीस। और ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नोटिफाई हो चुकी है, ये देखिए आपके सामने लिखा है 1 फरवरी 2021 से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आया है। For the purpose of Section 2 subsection 85, paid up share capital and turnover of a small company shall not exceed ₹2 crore and ₹20 crore respectively। यानी स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, तभी तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में कवर होगी। याद रख सकेंगे हम। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 अदर देन पब्लिक कंपनी where paid up share capital does not exceed ₹2 crore and turnover does not exceed ₹20 crore of immediately preceding financial year, and following company shall not be small company। नीचे दी गई कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगी, और वो 3 तरह की कंपनी जो अभी आपको बोल चुकी हूं। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट कंपनी। इसी सेम लेसन में नेक्स्ट अमेंडमेंट है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में। गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं हम? जहां एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई होती है, इस तरह की कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल में अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है उसे कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट की होल्डिंग होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है। तो कोई भी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है, इस तरह की कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी भी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ इज नॉट अ गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट की होल्डिंग एक लिमिट से ज्यादा है तब उस कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, कंपनी शेयर्स तो इश्यू कर सकती है। कंपनी जहां शेयर्स इश्यू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है। इक्विटी शेयर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इश्यू कर रही है, a company limited by shares can issue equity shares with differential rights। अगर कोई कंपनी डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है, डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और विद रिस्पेक्ट टू
voting or otherwise as specified in the articles of the company. यहाँ गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में जो अमेंडमेंट है वो क्या कह रहा है कि वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी हम उसी कंपनी को कहते हैं जिस कंपनी में एटलीस्ट 51% और मोर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट की है, तब वो कंपनी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अगर उस कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, अगर उस कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, देन वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय वोटिंग पावर देखी जाएगी। तो अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, उस कंपनी में जहां हम पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे गवर्नमेंट की होल्डिंग कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं, वहां पेड अप शेयर कैपिटल को नहीं कंसीडर करेंगे। हम उसे कैसे कंसिडर करेंगे? टोटल वोटिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, वहां हम गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कैसे लेंगे? ऐसी कंपनी जहां एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में है, इस तरह की कंपनी को कहा जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। लैंग्वेज देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर। मतलब गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर करने के लिए वहां पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय हम क्या देखेंगे? टोटल वोटिंग पावर, अगर उस कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए। नाउ लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है, उस तरह की कंपनी को कहा जाता है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है, वो कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में दी गई है। हाँ, अब इस डेफिनेशन में एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंट टू लिस्टेड सिक्योरिटीज, वो कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई है या लिस्टिंग करवाने के लिए अभी काम चल रहा है, इंटेंट टू लिस्ट जिसकी लिस्टिंग अभी होनी है, as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed company। वैसे तो कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है वो कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेबी को कंसल्ट करते हुए कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर सकती है लिस्टेड कंपनी कहलवाने से। ये प्रोविजन अमेंड हुआ 19 फरवरी 2021 को, जिसे इफेक्ट में लाया जा रहा है 1 अप्रैल 2021 से। ये देखिए, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शिल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है सेबी को कंसल्ट करते हुए कि नीचे दी गई कंपनीज लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगी। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपने इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करवाए, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू की हुई हैं, वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हुए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तभी भी वो लिस्टेड नहीं कहलाएगी। ये तो बात हुई पब्लिक कंपनी की कि अगर पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन अगर उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, तब वो, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू किए हैं, वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगी। अब बात आ रही है प्राइवेट कंपनीज की। अगर प्राइवेट कंपनीज ने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू करते हुए लिस्ट करवा ली है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा ली है, तो भी वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी।
थर्ड कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, पब्लिक कंपनी जिसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करवाए हैं। पब्लिक कंपनी जिसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करवाए हैं, लेकिन जिसकी इक्विटी शेयर्स परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में लिस्ट हो गए हैं। मतलब इंडिया से बाहर वो कंट्रीज जहां गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, उस फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में अगर इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो गए हैं, इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुए हैं इक्विटी शेयर्स, देन वो पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन लिस्टेड कंपनी एंड ऑल्सो स्पेसिफाई वो कंपनीज भी बताइए जो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगी। तब आपने ये जो 3 कैटेगरी आपको यहाँ सामने दी गई है वो लिखनी होगी। लिस्टेड कंपनी का ये जो अमेंडमेंट अभी आपको बताया मैंने, ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आ रहा है, इसलिए दिसंबर 2021 अटेम्प्ट में पूछा जाने का चांस ज्यादा है। लेसन नंबर 4 में 3 अमेंडमेंट्स ध्यान में रखनी है हमने, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और लिस्टेड कंपनी के रिस्पेक्ट में। जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट हुआ है और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट हुआ है वो पूछा जा सकता है, जबकि लिस्टेड कंपनी की रिस्पेक्ट में जो अमेंडेड प्रोविजन है वो दिसंबर 2021 अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है। हाँ, लिस्टेड कंपनी के रिस्पेक्ट में जून अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान तो फिर भी रख के जाइएगा। जबकि जो दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं वो ये तीनों ही अमेंडमेंट्स याद रखकर जाएं, तीनों ही अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेसन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में LLP कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मिनिमम 2 पार्टनर्स से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट ही नहीं, और पार्टनर्स पे लायबिलिटी जो इंपोज होगी वो भी लिमिटेड ही होगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अच्छा कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने के लिए, और जब हम कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें लगता था कि कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। LLP को बनाना भी आसान है, इनकॉर्पोरेट करना भी आसान है, और LLP के रिस्पेक्ट में एनुअल बेसिस पे ज्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अब गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो धीरे धीरे LLP पे भी अप्लाई कर रही है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के LLP पे भी अप्लाई होने वाले हैं आने वाले टाइम में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 ऑफ LLP एक्ट विल बी एक्सटेंडिंग कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 90, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, disqualification of directors section 164, total number of directorship section 165, number of directorship के लिए जो लगता है, section 167 vacation of office of director, section 206 207 inspection inquiry investigation के प्रोविजन हैं कंपनीज एक्ट में, section 252 removal of name of the company, सेक्शन 439 स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है। तो ये सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट में कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, ये प्रोविजंस अब LLP के रिस्पेक्ट में भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने डेट नोटिफाई कर देनी है कि ये प्रोविजंस अब LLP के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई होंगे। ये देखिए, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप with modifications and adaptations soon। तो अब हम आने वाले टाइम में ये ज्यादा नहीं कह पाएंगे कि कंपनी में फॉर्मेलिटी ज्यादा है, LLP में कम है, कंपनी में खर्चा कम आता है, LLP में खर्चा और भी कम आता है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा लेसन नंबर 12 में, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटीज। लेसन 12 में हमने क्या समझा था, किस तरह से एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी को पब्लिक कंपनी में, या प्राइवेट को पब्लिक कंपनी में, पब्लिक को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी को अदर काइंड ऑफ कंपनी में या अदर काइंड ऑफ कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कंपनी को एलएलपी में या एलएलपी को कंपनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस लेसन में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स और आफ्टर रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे एंटर कर सकती है। अब ये जो कन्वर्जन ऑफ कंपनीज था, उसमें पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो पूरा प्रोसीजर चेंज हो गया है। और ये कन्वर्जन ऑफ कंपनी का पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी का जो प्रोसीजर चेंज हुआ है, ये 25 जनवरी 2021 से इफेक्ट में लाया गया है। जून अटेम्प्ट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दिसंबर 2021 में डेफिनेटली ये प्रोविजन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रूल 41 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में इंक्लूड किया गया। कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, कर सकती है या नहीं? कर सकती है। बस ये ध्यान रखना होता है सेक्शन 8 कंपनी के रिस्पेक्ट में कि सिर्फ प्राइवेट या पब्लिक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। ओपीसी के नॉट बी फॉर्म्ड एज सेक्शन 8 कंपनी। यहां हम बात कर रहे हैं जो अमेंडेड प्रोविजन है उसकी, इसलिए मैं ये अमेंडेड प्रोविजन के रिस्पेक्ट में जहां डिस्कस कर रही हूँ, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें अमेंडमेंट है। डेफिनेशंस तो आती हैं आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है, जबकि प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कंपल्सरी हमने 3 रेस्ट्रिक्शंस कवर करने होते हैं। पब्लिक कंपनी के नाम के साथ सफिक्स लिमिटेड लगता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ सफिक्स यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, ये बेसिक चेंजेस तो ध्यान में रखने ही है। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए सेक्शन 14 अप्लाई होता है। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए हमने जनरल मीटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी से डिसीजन दिलवाना होता है, जिसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए ही पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी होगी। तो पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी by passing a special resolution and with approval of the central government. Although central government ने अपनी अप्रूवल देने की पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी है, तो प्रैक्टिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय यहाँ किससे अप्रूवल लेंगे? रीजनल डायरेक्टर से। देखते हैं हम अमेंडेड प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपके सामने प्रोसीजर है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं। कभी भी अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो हमने बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैटर को डिस्कस करेंगे। सारे डायरेक्टर्स को प्रॉपर वे में नोटिस ऑफ करते हुए हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा कि हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साथ ही हम, क्योंकि जनरल मीटिंग में हमने डिसीजन लेना है, तो जनरल मीटिंग के लिए डेट टाइम एंड प्लेस क्या रखा जाए, और कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया जाए जनरल मीटिंग का नोटिस डिस्पैच करवाने के लिए, अदरवाइज किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा। ऑन द फिक्स डे जनरल मीटिंग होगी। जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। जनरल मीटिंग में जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होगा फॉर्म नंबर RD1 में। Within 60 days of passing of special resolution, कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी होगी रीजनल डायरेक्टर को इन फॉर्म नंबर RD1, और रीजनल डायरेक्टर को RD1 में जहां एप्लीकेशन दी जाती है, इसके साथ ड्राफ्ट मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी लगेगी,
जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अटैच करनी होगी। जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया है, मिनट्स की कॉपी लगानी होगी। जनरल मीटिंग हमने बुलाई थी, उसके लिए हमने नोटिस सर्व किया था, नोटिस की कॉपी भी लगानी होगी विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बोर्ड रेजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके फेवर में दी गई है आरडी को एप्लीकेशन देने के लिए, वो अटैच करना होगा। की मैनेजर पर्सनल डिक्लेरेशन देगा कि हमारी जो कंपनी है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं है, साथ ही हमने पब्लिक से कहीं को डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकती। और अगर केएमपी नहीं है देन किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा डिक्लेरेशन देने के लिए। साथ ही केएमपी को डिक्लेरेशन देनी होगी कि हमने अलग अलग सेक्शंस के प्रोविजंस में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं की हुई है। इसके अलावा सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में जो रेजोल्यूशंस फाइल करने होते हैं वो सारे रेजोल्यूशंस हमने फाइल कर दिए हैं, किसी का कहीं कोई फाइलिंग पेंडिंग नहीं चल रहा है। एवरी एप्लीकेशन में जो हम RD1 में फाइल कर रहे हैं रीजनल डायरेक्टर को, उसमें हमने डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसमें हमने मेमोरेंडम आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए डिसाइड किया है वो देना होगा। जनरल मीटिंग जिसमें प्रपोज अल्टरेशन हमने अप्रूव करवाया था वो देना होगा। रीजन देना होगा क्यों हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या आएगा हमारे शेयर होल्डर्स पे, डिपॉजिटर्स पे, क्रेडिटर्स पे। कन्वर्जन जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी डिटेल देना होता है विद इन लास्ट 5 years हमने जो कुछ भी किया है, कहीं पे भी कोई ऑर्डर्स इशू हुए हैं उसका डिटेल देना होगा। और अगर कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो वो भी बताना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के साथ इतने सारी डिटेल देनी होती है आरडी को। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये सारी डिटेल भी देनी होगी। कहीं हमारा किसी से कहीं कुछ हमने देना नहीं बनता है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जहां अटैच करेंगे, अगर उन्होंने एनओसी दे दिया है वो भी अटैच करेंगे। कंपनी एडवर्टाइजमेंट देगी एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। कंपनी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट देती है कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी भी अटैच करनी पड़ती है हमने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देते वक्त। क्लियर है यहां तक? तो हमने जनरल मीटिंग में डिसीजन लेकर किसको अप्लाई किया, आरडी को अप्लाई किया कि भी हमें कन्वर्जन के लिए अप्रूवल दी जाए। अब रीजनल डायरेक्टर हमारी एप्लीकेशन देखेगा। अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है एप्लीकेशन एग्जामिन करने के बाद कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या एप्लीकेशन में कहीं कोई डिफेक्ट है, अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव लग रही है, इनकम्प्लीट लग रही है, देन रीजनल डायरेक्टर कंपनी को ऑप्शन देता है कि आप ये डिफेक्ट रिमूव कीजिए। इनकम्प्लीट है तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दीजिए। अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि जो फर्दर इंफॉर्मेशन हमने डिमांड की है वो नहीं दी जा रही है या डिफेक्ट रिमूव नहीं किए जा रहे हैं, देन रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है, आरडी के पास पावर है, वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है रीजन बताते हुए। अगर रीजनल डायरेक्टर को कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो कंपनी को कहेगा ये ऑब्जेक्शन सेटिस्फाई कीजिए, डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देगा और कहेगा कि कंपनी को कहेगा कि आप ये ऑब्जेक्शन जिसने भी दिया है उसको सेटिस्फाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आरडी ऑर्डर पास करेगा। और अगर जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज किया उसके साथ अगर कंसेंसस बिल्डअप हो जाती है तब तो आरडी अप्रूव कर देगा। अगर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं होती, दोनों पार्टीज में एक मत नहीं हो पाती है, देन रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है। अगर रीजनल डायरेक्टर को अप्रोप्रिएट लगता है देन वो कन्वर्जन को अप्रूव भी कर सकता है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि कन्वर्जन कंपनी के इंटरेस्ट के, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। और रीजनल डायरेक्टर जो अप्रूवल ऑर्डर इश्यू करता है, कंपनी ने वो अप्रूवल ऑर्डर रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। ये देखिए
The order conveyed by the regional director shall be filed by the company with the registrar within 15 days from the date of receipt of approval. और ये फॉर्म नंबर INC 28 में फाइल होता है और रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेता है, कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है जिसमें कंपनी के नाम के साथ सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। तब से मान लिया जाता है कि ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से अब हमने ये अमेंडेड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। और ये प्रोविजन कब से इफेक्ट में आया है? 25 जनवरी 2021 से। इसी सेम लेसन में एक और अमेंडमेंट है जो हमने ध्यान रखना है। 1% कंपनी, हमने पढ़ा था कि हम 1% कंपनी को इधर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1% कंपनी के प्रोविजंस जो हम पढ़ रहे थे वहां हमने पढ़ा था कि 1% कंपनी के लिए 1% कंपनी के लिए दो तरह के प्रोविजंस पढ़े थे कन्वर्जन के वक्त हमने, कि अगर 1% कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाती है या टर्नओवर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो एवरेज टर्नओवर है अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, देन 1% कंपनी को कंपल्सरी इधर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। ये प्रोविजन अब ओमिट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2021। अब ओपीसी पे ये जो कंपल्सरी कन्वर्जन का प्रोविजन हुआ करता था कि पेड अप शेयर कैपिटल इस लिमिट से ज्यादा हो गई या टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा हो गया तो ओपीसी को कंपल्सरी कन्वर्ट करना होगा, INC 5 फाइल करना होगा, ये सब खत्म हो गया है। अब 1% कंपनी को कंपल्सरी कन्वर्जन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रॉम 1st of April 2021। अब तो सिंपली अगर ओपीसी को इधर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है देन डिसीजन लेना होगा 1% कंपनी ने और फॉर्म नंबर INC 6 रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा। रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा देन वो कंपनी इधर प्राइवेट और पब्लिक जिसमें भी कन्वर्ट होने जा रही है कहलाएगी इधर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। हाँ, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जिसमें भी कन्वर्ट होना है ओपीसी ने उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो चेंजेस करने ही होंगे। इस अमेंडमेंट से क्लियर क्या एप्लीकेबल हो रहा है कि अब 1% कंपनी पे मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल एंड मैक्सिमम टर्नओवर की जो लिमिट हुआ करती थी अब ओमिट हो गई है। अब 1% कंपनी के लिए जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख तक हो सकती थी या टर्नओवर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो एवरेज टर्नओवर है 2 करोड़ तक ही मेंटेन रखा जा सकता था, वो प्रोविजन खत्म हो गया है। अब ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के लिए मैक्सिमम के लिए कहीं कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है लेसन नंबर 13 में, जहां हमने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के बारे में समझा था। पैन कैसे लिया जाता है, टैन, GST, ड्रग लाइसेंस कैसे लें, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फसाई ऑब्टेन करना है कैसे करें, ये समझा था। वहां हमने ये भी पढ़ा था MSMEs को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, MSMEs को उद्योग आधार नंबर ऑब्टेन करना होता है। अब MSMEs के लिए उद्यम ऑब्टेन करना जरूरी होता है। एवरी MSMEs को उद्यम ऑब्टेन करना जरूरी होता है। अब ये उद्यम क्या होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, MSMEs ने जहाँ एक अब यूनिक नंबर ऑब्टेन करना होता है उसे कहा जाता है उद्यम ऑब्टेन करना होगा। और ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इसके लिए जरूरी होता है कि पैन हो एंड GSTIN हो। 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी कर दिया जा चुका है कि MSMEs ने जहां उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसके लिए उनके लिए मैंडेटरी होगा उनके पास ऑलरेडी पैन और GSTIN होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है
बहुत इजीली सिंपल वे में होता है, ऑनलाइन ही करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी के लिए हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है, देखिए udyamregistration.gov.in इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन बेसिस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और हर एमएसएमई के लिए जरूरी है। अगर वो एमएसएमई का बेनिफिट ऑब्टेन करना चाहती है देन उसने उद्यम रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा। ये फॉर्म ओपन हो रहा है, ये आपके स्क्रीन पर उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं वो ओपन हुई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है आधार वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पैन वेरिफिकेशन होता है। आधार वेरीफाई हो गया, पैन वेरीफाई हो गया, देन आप उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल फिलअप कर पाते हो। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पे जो मैंडेटरी कंटेंट्स है वो हमने फिलअप करने ही होंगे। सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी, ऑनलाइन ही फॉर्म को सबमिट कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक थैंक यू का मैसेज आता है कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को यूज किया, उसके लिए थैंक्स, एंड आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अलॉट हो गया है और इसका आप जो सर्टिफिकेट है वो आपको जब इश्यू होगा तब आप उसका प्रिंट भी ले पाओगे। इस तरह से इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बेसिस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया जा सकता है फॉर एमएसएमईज। तो अब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ऑब्टेन करना होता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से हम एमएसएमईज के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और करवाना ही होगा। उद्यम registration.gov.in वेबसाइट का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 14, इसमें भी अमेंडमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, यही नाम था इस लेसन का। क्या आप अपने कोई रजिस्टर्स रिकॉर्ड सकते हो? हाँ मैम, पढ़ाई के लिए रखने ही पड़ते हैं। आप ही तो कहते हैं आंसर्स लिख के भेजिए क्वेश्चंस के, तो उसके लिए रजिस्टर डाला हुआ है हमने। यहाँ अभी फिलहाल हम अपने रजिस्टर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कंपनी जहां बिजनेस करती है, कंपनी के रिस्पेक्ट में हमने कुछ रजिस्टर्स भी मेंटेन रखने होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन रखते हैं, कुछ ऑप्शनल बेसिस पे कि बिजनेस कन्वीनियंटली रन हो सके वो भी रखे जाते हैं। हाँ, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स अगर नहीं मेंटेन रखें तो उसके लिए कंपनी पे पनिशमेंट भी इम्पोज होता है। अब कंपनी में पैसा आता है जाता है तो उसके लिए कंपनी को अकाउंट्स भी मेंटेन रखने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ऐसे मेंटेन रखे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू नजर आए, लेजिबल सेंस प्रोवाइड हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में हमने सेक्शन 128 में बहुत डिटेल में समझा होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कहाँ रखती है? नॉर्मली तो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखती है। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे जहां मेंटेन रखती है, हाँ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर शिफ्ट करना चाहे प्रॉपर वे में डिसीजन लेकर शिफ्ट कर सकती है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई अनदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चार्ज दिया हुआ है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखे, पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा। हाँ, अभी फिलहाल अमेंडमेंट हुआ है, पनिशमेंट में कुछ रिलैक्सेशन जरूर प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सच अदर पर्सन ऑफ द कंपनी shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees but it may extend to 5 lakh rupees। तो जो जेल का प्रोविजन था, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था, वो तो खत्म ही हो गया है। अगर
इन्होंने प्रॉपर वे में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन रखवाए तो इन पे पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा फाइन के तौर पे, और फाइन का अमाउंट मिनिमम 50,000 रुपीज होगा और बढ़ के भी कितना हो जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ 5 लाख रुपीज तक ही एक्सटेंड हो पाएगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में ही एक और अमेंडमेंट भी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर वे में मेंटेन रखे जाते हैं। फिजिकल मैनर में मेंटेन रख सकती है कंपनी मैन्युअली, या इलेक्ट्रॉनिक मैनर में मेंटेन रख सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मैनर में मेंटेन रखे जा रहे हैं तो रूल 3 भी ध्यान रखना होगा, कंपनीज अकाउंट रूल 2014 का। और रूल 3 का सब रूल 1 कहता है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैनर में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रख रही है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करेगी, और वो जो प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करेगी वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रॉपर ऑडिट ट्रेल भी हो। अगर एंट्री होने के बाद अगर उसमें कहीं कोई चेंजेस किए जा रहे हैं तो किस डेट को कौन सा चेंज किया गया ये भी रिकॉर्ड मेंटेन रह सके। एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall use only that accounting software which has a feature of recording audit trail for each and every transaction। कि अगर कहीं पे भी कोई भी ऑडिटिंग की गई है, कोई भी चेंज किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई एंट्री चेंज की गई है, देन उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि वो एंट्री कब चेंज की गई, किस डेट को चेंज की गई, किस फिगर से क्या फिगर चेंज किया गया। देख लीजिए, गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मैनर में सब कुछ ला रही है तो उस पर स्ट्रिक्ट सेंस भी अप्लाई कर रही है। ऐसे आर्बिट्रली कोई भी ईयर एंडिंग पे क्लोजिंग के वक्त चेंजेस ना कर पाए। इस अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इफेक्टिव डेट दी थी 1 अप्रैल 2021। दैट मीन्स ये हर कंपनी को रूल 3 सब रूल 1 फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट रूल अनाउंस कर दिया है। अब ये जो अमेंडेड प्रोविजन है ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 फाइनेंशियल ईयर जब कमेंस होगा तब से कंपनीज को ये अमेंडेड प्रोविजन भी ध्यान में रखना होगा, फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, इसी चैप्टर में, इसी लेसन में हमने ये भी देखा था कि भाई रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स जहां मेंटेन रखने होते हैं, प्रॉपर वे में फाइल भी करने होते हैं, नहीं किए तो कुछ पनिशमेंट भी एप्लीकेबल होगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, उसके लिए फीस भी पे करनी होती है। फी फॉर फाइलिंग, इसमें प्रोविजन अमेंड हुआ है अंडर सेक्शन 403। कंपनी को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फाइल करना है, रजिस्टर करवाना है, और अगर कंपनी ने टाइम पर फाइल नहीं किया, तो इन कंपनी को एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का प्रोविजन है। सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का प्रोविजन है। एनुअल बेसिस पे हम एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं। फॉर्म नंबर MGT 7 या स्मॉल कंपनीज को MGT 7A में करना होता है। तो हर साल कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है, हर साल कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं किए, रजिस्टर नहीं करवाए गए, देन एडिशनल फी चार्ज की जा सकती है, एटलीस्ट 100 रुपीज पर डे और डिफरेंट अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट कंपनीज। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहती है, 2 या 2 से ज्यादा बार अगर डिफॉल्ट कर ली, देन हायर एडिशनल फी भी इंपोज की जा सकेगी। ये तो बात हुई कि अगर लेट फाइल किया तो हायर फी चार्ज कर लेंगे, एडिशनल फी चार्ज कर लेंगे। अगर कंपनी ने फाइल ही नहीं किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, लेट फाइल किया, लेट फीस हो गई, एडिशनल फीस हो गई। लेकिन अगर कंपनी ने फाइल ही नहीं किया, अगर कंपनी ने जो पीरियड स्पेसिफाई किया उस पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया, कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है उन पे लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है फॉर पेमेंट ऑफ फी एंड एडिशनल फी। इवन
shall be liable to penalty। जो फेलियर के लिए पेनल्टी होती है वो पेनल्टी इस डिफॉल्ट पे भी चार्ज की जा सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज को ऑर्डर दे सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश करवाने के लिए कि हमें चाहिए, अब दिखाइए। सेक्शन 405 में ये पावर एक्सरसाइज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू डायरेक्ट कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कंपनी की वर्किंग प्रॉपरली नहीं मैनेज हो रही है, कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या कंपनी की वर्किंग कैसे हो रही है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड डिमांड कर सकती है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में इंस्पेक्शन भी ऑर्डर कर सकती है। अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बावजूद, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद इंफॉर्मेशन अगर फर्निश नहीं करती है, कंपनी फेल हो जाती है इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक सबमिट करने के लिए, या कंपनी इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर सबमिट कर देती है, देन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल विद पेनल्टी। 20,000 रुपीज पेनल्टी चार्ज की जा सकेगी। और अगर कंपनी ने ये फेलियर कंटिन्यूसली रखा, देन फर्दर पेनल्टी इंपोज की जा सकेगी 100 रुपीज पर डे, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को कंपनी ने कंप्लाई कर लेना चाहिए, टाइम पर डॉक्यूमेंट फर्निश कर देना चाहिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है, सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी देन पेनल्टी तो बेयर करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट लेसन नंबर 17, कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज। बहुत सारे लॉज कंप्लाई करने होते हैं। अब लेबर के बेनिफिट के लिए, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो भी तो फॉलो करने होंगे। वास्तव में इंडिया में ढेर सारे लेबर लॉज हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया कि क्यों ना इन सारे लेबर लॉज को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड अनाउंस किए हैं। 4 कोड गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है। कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 4 न्यू कोड एप्लीकेबल होते ही, इफेक्ट में आते ही 29 लेबर लॉज खत्म हो जाएंगे, 29 एक्ट खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है कि 29 एक्ट की जगह सिर्फ एंड सिर्फ हमने भी 4 कोड ही पढ़ने पड़ेंगे, और जिन्होंने कंप्लाई करने उन्होंने 29 लेबर एक्ट के बजाय 4 कोड ही कंप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत इजी हो जाएगा, कम रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। एक बार देख लेते हैं इन कोड के आने पर कौन कौन से एक्ट खत्म हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। कोड ऑन वेजेस 2019, जब ये एप्लीकेबल होगा, देन इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये 4 एक्ट रिपील हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के एप्लीकेबिलिटी पर 3 एक्ट खत्म हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। जबकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जब इफेक्ट में आएगा तब टोटल 9 एक्ट रिपील हो जाएंगे। आपके सामने लिस्ट है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो अलग अलग से ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बजाय सिर्फ किसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की। जबकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 जब इफेक्ट में आएगा, देन
13 एक्ट रिपील हो जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एक्ट बहुत लेंदी है, वो भी रिपील हो जाएगा इस कोड के इफेक्ट में आने पर। ये आपके सामने जो लिस्ट है, ये सारे एक्ट रिपील हो जाने वाले हैं जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड इफेक्ट में आएगा। वैसे तो ये 4 न्यू कोड अनाउंस किए जा चुके हैं। हमारे यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है 1 अप्रैल से इन चारों कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, बट टिल डेट इनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए इफेक्टिव डेट अनाउंस नहीं हुई है। साथ ही हम ICSI ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सप्लीमेंट इशू किया है, एक नजर वो भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज में जो अमेंडमेंट्स हुए थे हमने अच्छे से समझ लिए हैं। यहाँ ICSI ने अपने सप्लीमेंट में जो अमेंडमेंट्स दिए हैं, वो अमेंडमेंट स्टूडेंट्स के बजाय प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा यूजफुल हैं। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, 5 फॉर्म्स फाइल करते हैं, 5 फॉर्म्स जहाँ फाइल करते हैं वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट होता है। ऑल्दो ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अभी सिर्फ एंड सिर्फ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट में ही अलॉट होता है। तो ये अमेंडमेंट है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी मैंडेटरली इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। आपको स्टूडेंट लेवल पे इसकी कहीं कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुआ था कि जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं उस वक्त जो नेम अप्रूव करवाते हैं, इनकॉर्पोरेशन के वक्त जब हम फर्स्ट स्टेप होता है कंपनी का नेम अप्रूव करवाते हैं, कंपनी का नेम अप्रूव जो करवाते हैं उसमें हमारे लिए नाम रिजर्व होता है, तभी तो हम उस नाम से कंपनी बनाते हैं। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कंपनी का जो नाम हमारे लिए अप्रूव होता है, कंपनी का नाम जो अप्रूव होता है 20 डेज के लिए अप्रूव होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि वो नाम ज्यादा दिन के लिए हमारे लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि हम टाइम पे इतना कम टाइम में हम कंपनी नहीं बना पा रहे हैं, बना लेते हैं कंपनी, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जब कंपनी का नाम अप्रूव हो जाता है, 20 डेज के लिए जो नाम अप्रूव होता है, अगर 20 डेज के अंदर अंदर आप उस नेम की वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हो, 40 डेज तक एक्सटेंड करवा सकते हो 1000 रुपीज पे करके। और 40 डेज एक्सपायर होने से पहले अगर आप और वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हो अप टू 60 डेज तक, तो उसके लिए आपको 2000 रुपीज पे करने होंगे। और कंपनी का नाम की वैलिडिटी जो आपके लिए 20 डेज थी, उसमें ही आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ज्यादा टाइम लगेगा कंपनी बनाने में, देन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच 20 डेज अगर आप कंपनी का नाम एक्सटेंड करवाने के लिए अप्लाई कर देते हो कि हमें अप टू 60 डेज तक एक्सटेंड करवा दिया जाए, देन उसके लिए 3000 रुपये फी पे करनी होगी। स्टूडेंट्स को इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। ये प्रोफेशनल्स को कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त अगर लगता है कि कंपनी बनाने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तब उन्हें नेम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है, और उसके लिए क्या फीस चार्ज होती है ये दिया गया है। हाँ, अब ये क्लियर है कि रिजर्व नेम की वैलिडिटी एक्सटेंड करवाई जा सकती है एक्स्ट्रा फी पे करते हुए। रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो रिजर्व नेम की वैलिडिटी एक्सटेंड करवाने के बावजूद उसे कैंसिल भी कर सकता है। इसके अलावा फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रावेंशन पे जो पनिशमेंट चेंज हुआ वो मैं आपको बता चुकी हूं। यही है कि पनिशमेंट के रिस्पेक्ट में क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs, यहाँ पे यह है कि सेक्शन 8 कंपनी के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन है, अगर सेक्शन 8 कंपनी एंड प्रोविजंस को नॉन कंप्लाई करती है, देन पनिशमेंट इंपोज किया जा सकता है, फाइन जो मिनिमम 10 लाख रुपीज होगा, बट इट में एक्सटेंड टू रुपीज 1 करोड़। और डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इंचार्ज पे जो इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट था वो हटा दिया गया है। मिनिमम पनिशमेंट 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख कर दिया गया है। हर प्रोविजन पे इतना इतना पनिशमेंट हमें अलग से याद नहीं होता है।
बट एक नजर देख जरूर लीजिएगा। स्टार्टअप्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आपके नोट्स में कवर्ड ही है ये कि स्टार्टअप्स को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में एक प्रोविजन में चेंज किया गया है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा अगर रिसीव कर रही है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, और वो कन्वर्टेबल नोट मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए इशू किए जा सकते हैं। पहले 5 इयर्स हुआ करता था, देन वो डिपॉजिट माने ही नहीं जाएंगे। डिपॉजिट की डेफिनेशन से उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप कंपनी तो पता है हमको क्या होती है, प्राइवेट कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है और जिसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वो कहलाती है स्टार्टअप कंपनी। चैप्टर नंबर 21 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, जिसमें हमने आईबीसी के प्रोविजंस पढ़े थे। आईबीसी के प्रोविजंस, जब कोरोना आया तब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल करने के लिए सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया था और वो पीरियड था कि अब 25 मार्च 20 से लेकर 25 मार्च 21 तक रिलैक्सेशन था। शुरुआत में 6 मंथ्स का दिया गया था, फिर 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर दिया गया था। अब इस प्रोविजन से आपको कहीं कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए इम्पैक्ट क्या है, सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इससे 25 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था। कोविड की वजह से हुआ था ये हमने एसबीसी के अमेंडमेंट समझे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाइएगा। थैंक यू।